नमस्कार, के न्यूज इंडिया के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे मंगल मिलन चुनौतियों का कैसे हो दमन की। संसद का मॉनसून सत्र जारी है, लेकिन देश का सियासी तापमान चरम पर है। एक तरफ सड़कों पर हंगामा है, पेपर लीक के मुद्दे को लेकर आक्रोशित छात्र हैं, सीजेपीआई से जुड़े युवाओं का गुस्सा है और दूसरी ओर अपनी मांगों को लेकर अड़े किसान हैं। देश के दो सबसे बड़े और संवेदनशील वर्ग युवा और अन्नदाता सड़कों पर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। लेकिन इसी हलचल के बीच मंगलवार को संसद परिसर के भीतर से एक बड़ी सियासी हलचल की खबर आती है। यही कि एनडीए यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के संसदीय दल की एक अहम बैठक बुलाई गई और अब इस बैठक को नाम दिया गया मंगल मिलन। अब सवाल यह है कि बाहर जब जिन मुद्दों पर घमासान छड़ा हो तो अंदर इस मंगल मिलन का आखिर असली मकसद क्या है। सूत्रों की माने तो इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गठबंधन के तमाम सहयोगियों को मौजूदा राजनीतिक चुनौतियों से निपटने और आपस में बेहतर तालमेल यानी कोऑर्डिनेशन बनाए रखने का कड़ा गुरु मंत्र दिया। लेकिन विपक्ष का सीधा वार है, क्या मंगल मिलन सिर्फ एक राजनीतिक रणनीति है या मॉनसून सत्र में उठ रहे सवालों की धार को कुंद किया जा सके, या फिर ये 2024 के बाद एनडीए को एक नए और अटूट क्लेवर में ढालने की बड़ी तैयारी है। क्या मंगल मिलन के जरिए एनडीए ने विपक्ष के तीखे हमलों के खिलाफ अपनी चक्रव्यूह रणनीति तैयार कर ली है? सड़कों पर गूंजते छात्रों और किसानों के मुद्दे के सरकार और गठबंधन के पास इनका ठोस समाधान है या फिर सिर्फ सियासी तालमेल से बात बनेगी? आखिर मॉनसून सत्र के इस गर्मा गर्म माहौल में एनडीए का यह मजबूत एकता का संदेश विपक्ष को कितना बैकफुट पर ढकेलेगा? आज इसी मुद्दे पर हम विस्तार से करेंगे बातचीत। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं विरल मलिक, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जुगल किशोर हमारे साथ में है, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आशु चौधरी राष्ट्रीय महासचिव भारतीय किसान यूनियन, रजनीकांत वशिष्ठ जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, संजीव नायक वरिष्ठ पत्रकार, अनिल यादव सीजेआई समर्थक, मनोज कुमार प्रजापति हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़ चुके हैं। सभी मौजूद मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत आज की हमारी इस चर्चा में। सबसे पहले शुरुआत करेंगे कुछ खास मेहमानों के साथ में। रजनीकांत वशिष्ठ जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं और सबसे पहले उनका रुख कर लेते हैं। रजनीकांत जी, बहुत स्वागत है आपका। सर, मंगल मिलन से क्या देश शांत होगा, दिल्ली शांत होगी? और इस समय पर मैं क्या नाम दूं इस समय को जो दिल्ली में हो रहा है? मंगल मिलन की जरूरत थी तो वैसे, लेकिन मंगल मिलन में जो चर्चा हुई होगी क्या वो सार्थक हुई होगी, आपको लगता है? और क्या इस बैठक को ये नाम देना मंगल मिलन, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। देश एक तरफ राजधानी दिल्ली में घमासान है, दूसरी ओर मंगल मिलन हो रहा है, क्या कहेंगे सर आप? यही कहा जा सकता है कि एनडीए की कोशिश ये है कि कम से कम वो उनका अपना जो घर है वो एकजुट रहे, विकसित रहे। चुनौतियां एनडीए के सामने बहुत सारी एकदम से हैं और मॉनसून सेशन शुरू हुआ है। कई आशंकाएं विपक्ष को थी कि वो कुछ ऐसे बिल लाएगा जो उनको असहज कर सकते हैं, डिलिमिटेशन बिल है जैसे, या पीएम या सीएम को भी दोषी बनाने वाला बिल है। तो अभी तक तो एजेंडे में ऐसी कोई बात आई नहीं, लेकिन इसके बावजूद अगर मंगल मिलन नाम देकर के एनडीए ने अपने सारे घटक साथी दलों को एक साथ ला करके बात समझाने की कोशिश की है। फिर ये दूसरा कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन है, कल दिल्ली में काफी हंगामा था। तो बहुत सारी चुनौतियां, इन चुनौतियों से निपटने के लिए जरूरी है कि कम से कम अपना घर तो दुरुस्त रहे, अपने साथी जितने घटक दल हैं वो लोग तो एकजुट रहे, उनमें तो कहीं कोई मतलब ये बेचैनी नहीं है कि जो हमारे जो मेजर पार्टनर है भारतीय जनता पार्टी वो गलत रास्ते पे है। तो उन लोगों को मतलब अपने साथी दलों को समझने, उनकी भावनाओं को समझने के लिए ये कोशिश मैं मान सकता हूँ। जी ठीक है, चलिए और मेहमान हमारे साथ में हैं, उनका रुख कर लेंगे हम। आशु चौधरी जी हैं, राष्ट्रीय महासचिव भारतीय किसान यूनियन। कहते हैं कि युवा और अन्नदाता एक ऐसा वर्ग है जो देश में बड़ी अहम भूमिका निभाता है और दोनों ही परेशान है, सड़कों पर है, घमासान में फंसा हुआ है और अमंगल तो उसका साफ नजर आ रहा है।
तो फिर इस अमंगल के बीच इस मंगल मिलन से कितने रास्ते खुलेंगे सर, क्या कहना चाहेंगे आप? आशु चौधरी जी, आपको आवाज मिल रही है क्या? जी जी, आप आवाज आ रही? हाँ जी, बोलिए सर, बोलिए। सवाल सुना आपने मेरा? मैडम फिर से रिपीट कर दीजिए। देखिए, जी, दो बड़े अहम वर्ग हैं, युवा और अन्नदाता। देश में बड़ी अहम भूमिका निभाते हैं, किसी भी देश के भविष्य को बेहतर बनाते हैं। अगर वही परेशान हो, वही त्रस्त हो, उन्हीं का अमंगल हो रहा हो और उस अमंगल के बीच इस घटक दल की बैठक मंगल मिलन को लेकर आप क्या कहेंगे सर? आपको लग रहा है कि इस मंगल मिलन बैठक से कोई मंगल इन दो वर्गों का होगा जो सड़कों पर इंतजार कर रहे हैं, अपने बेहतर भविष्य के लिए लड़ रहे हैं जो? बहुत बहुत धन्यवाद के न्यूज की समस्त टीम का और आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमेशा जनहित के मुद्दे को उठाते हैं। देखिए, जो दिल्ली में चल रहा है आंदोलन, वो है शिक्षा के लिए, और शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। जैसे मुद्दा ये था कि नीट की परीक्षाएं जो लगातार पेपर लीक हो रहा है, पेपर लीक होने से न जाने कितने बच्चे जो है अपनी जान कुर्बान किए, आत्महत्या किए, उनके अभिभावक भी वहां आंदोलन में थे। सरकार की जिम्मेदारी ये थी कि कम से कम अपना एक प्रतिनिधि भेजकर आंदोलन कर रहे छात्रों से बातचीत करते, बिना बातचीत किए उनके ऊपर कल जो लाठी चार्ज हुआ है, किस तरह से बर्बरता से लाठी चार्ज हुआ है। अरे वो कौन से बच्चे हैं भाई? वो हमारे देश के अपने बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं। ये देश किसानों का है, वो किसान के बच्चे हैं। और अगर किसान के बच्चों पर इस तरह से हक अधिकार मांगने के लिए लाठी चलाई जाएगी तो आंदोलन बड़ा होगा, इसमें दो राय नहीं है। हेलो, आवाज आ रही? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सुन रहे हैं हम आपको। ठीक है, मेरे चलिए। कहने का मतलब ये है कि वो जो बच्चे वहां पर जो छात्र लोग बैठ के आंदोलन कर रहे थे, हाँ, उनकी मांग क्या थी? सबसे पहले देखिए, व्यक्ति को मत देखिए कौन मांग रहा है, कौन क्या कर रहा है। मांग क्या है हमारी? मांग उनकी क्या थी? मांग उनकी व्यक्तिगत मांग नहीं थी, पूरे देश के बच्चों के लिए उनकी मांग थी। आज जो शिक्षा व्यवस्था का हाल है पूरे देश प्रदेश में, शिक्षा का जो जो व्यवसायीकरण हो रहा है, आप देख रहे हैं, तो शिक्षा मंत्री को जवाब देना चाहिए और जवाब देना पड़ेगा। ये लोकतंत्र से चुने हुए सांसद हैं, इनको जवाब देना पड़ेगा। ये जनता के प्रतिनिधि हैं, इनको इनकी जवाबदेही बनती है। और अगर जवाब नहीं देंगे तो इस्तीफा दें। क्या गलत मांग रहे हैं इस्तीफा? हम ऐसे सांसद को चुन के भेज दे रहे हैं जो सांसद में जो है शिक्षा नीति को लेकर बिल्कुल जीरो। किसके लिए आपको भेजा गया? मंत्रालय में काहे बैठे हैं आप? मंत्रालय में जो आपके ऊपर खर्चा हो रहा है वो भी जनता के टैक्स का पैसा है, बर्बाद नहीं करने देंगे हम लोग। ऐसे मंत्री को मंत्रालय में बैठे का क्या अधिकार है जो शिक्षा व्यवस्था को सही ना कर पाए? ठीक है सर, चलिए। प्राइवेट स्कूल वाले लगातार मनमानी कर रहे हैं, लगातार फीस बढ़ा रहे हैं, अपनी सिलेबस हर साल बदला जा रहा है, दुनिया देख रही, सरकार देख रही, क्या एक्शन लिया गया अब तक? चलिए, ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास में। एजुकेशन में बिल्कुल साफ तौर पर वो एक्शन नजर आ रहा है। ठीक है आशु चौधरी जी, मैं लौटूंगी। मनोज कुमार प्रजापति हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मनोज, पूरी जानकारी क्या है, आज स्थितियां कैसी हैं? देखिए गरिमा, मैं आपको बताऊं, जिस प्रकार जो किसानों का आंदोलन है, उन्होंने एक प्रस्ताव दिया था। आज प्रस्ताव को लेकर दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पर वो पहुंच रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार जो कॉकरोच पार्टी ने आंदोलन किया और उसके बाद 20 दिन बाद जो उनके साथ हुआ पूरा देश देख रहा था। क्योंकि जिस प्रकार शिक्षा नीति की बात की जा रही थी, शिक्षा नीति की बदलाव की बात की जा रही थी, तो सरकार तक वो बातें अभी तक पहुंची नहीं है। शायद इसका असर नहीं पहुंच पा रहा। तो किसान आंदोलन का जो रूप है वो इसी को लेकर आगे आ रहा है, प्रारूप। आपको बताएं, जिस प्रकार कॉकरोच पार्टी की जो शिक्षाविद बातें थी, सोनू वांगचुक जी थे, वो 20 दिन से लगातार हंगर हड़ताल पे थे। उसके बाद उनको सफदरजंग हॉस्पिटल एडमिट कराया गया, लेकिन उसके बाद लाठीचार्ज जो हुआ कल रात को, वो बड़ा बर्बरतापूर्ण रवैया था। उस पे कहीं ना कहीं विपक्ष को लेकर एकजुटता दिखाई दी है। और उसके बाद किसान आंदोलन की जो बात निकल कर आई है, तो दिल्ली पुलिस के हाथ पैर खुले हुए हैं। तमाम बॉर्डरों को सील करने की जो व्यवस्था है, कवायद शुरू की गई है। कहीं ना कहीं दिल्ली को जिस तरह बताया जा रहा है एक कि बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ सवाल ये है कि संविधान के दायरे में रहकर जो काम किया जाए,
वो नहीं हो पा रहे हैं शायद। जी गरिमा। ठीक है, चलिए लौटते हैं आपके पास में, और मेहमान हमारे साथ में जुड़े हैं अविरल मलिक जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है अविरल जी आपका। सर, एक तरफ पेपर लीक और दूसरी ओर एमएसपी की मार, युवा और अन्नदाता परेशान है। मंगल मिलन से क्या कुछ सुधरने वाला है? ये सियासी मंगल देखा जाए या जनता के मंगल की चर्चा हो रही है? किसी को फिक्र भी है? दिल्ली दहलने जैसी स्थिति में है। जो युवा प्रदर्शन कर रहे हैं उनको ये नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जा रहा है कि भाई इन्होंने तोड़फोड़ कर दी। हम सब ने कल से आज तक की तस्वीरों को बड़े ध्यान से देखा, क्या निकल कर आया? छात्र किसान सब परेशान हैं, जवाब देने को कोई तैयार नहीं है। क्या कहेंगे सर? अविरल मलिक, आवाज मिल रही है आपको? बोलिए। जी बिल्कुल। देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी का, हमारी सरकार का और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का बिल्कुल स्पष्ट है। हम पूर्ण रूप से किसानों के भी साथ हैं, जवानों के भी साथ हैं, युवाओं के भी साथ हैं। और जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान की पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी बात करती है। और सरकार के लोग लाठी लेकर साथ दे रहे हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं जवाब देता हूँ, उसके बाद आप सवाल। ठीक है, प्लीज एक एक लोग करके बोलिए। अभी अविरल मलिक जी बोल रहे हैं, प्लीज आप लोग एक साथ नहीं बोलिए, प्लीज विनती। आप सभी से दो लोग बोलते हैं, शोर होता है। अविरल मलिक जी आप कंप्लीट करिए, फिर अन्य मेहमानों को जोड़ेंगे। जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी बोलिए सर, बोलिए। जी, देखिए, जहां तक विषय है हमारी पार्टी का, हमारे संगठन का, स्पष्ट हमारा मानना है कि पूर्ण रूप से हम जनता के साथ हैं। और जहां तक आंदोलन का विषय है, स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी छात्रों के साथ थी, छात्रों के साथ है, छात्रों के साथ रहेगी। नंबर 1। नंबर 2, हमारे जगत प्रकाश नड्डा जी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री आरएमएल हॉस्पिटल भी गए, छात्रों से, जो घायल छात्र हैं बेचारे, उनसे मिलने के लिए, भेंट करने के लिए, उनका हालचाल जानने के लिए। और बिल्कुल स्पष्ट है, जहां तक चर्चा का विषय है, स्पष्ट है, जगत प्रकाश नड्डा जी के द्वारा चर्चा की अगर बात कर जाए तो कल भी जिस तरीके से जो स्पोक्स पर्सन सीजेपी हैं उनसे मुलाकात हुई और उनका जो भी एजेंडा है, जो भी विषय है, उससे उनसे मांगा गया पूर्ण रूप से, और उस पर चर्चा भी हुई। और चर्चा के माध्यम से ही हल निकलता है, संवाद के माध्यम से ही हल निकलता है। और ऑन टेबल आना बेहद महत्वपूर्ण है। केंद्र में शिक्षा मंत्री हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी हैं और केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी जी हैं और सुकांता मजूमदार जी हैं। तो जयंत चौधरी जी के द्वारा 2-3 दिन पहले भी इस चीज को बयान दिया गया था कि जो भी लोग हैं, जिनका विषय है, वो आए, उनका स्वागत है, मिले और जहां चाहते हैं, जिस प्रकार चाहते हैं, वो ऑन टेबल वार्ता करें। ऑन टेबल आने का ऑफर पूर्ण रूप से जयंत चौधरी जी ने भी कहा था। और 24/7 जयंत चौधरी जी का घर भी हमेशा सबके लिए स्वागत के लिए खुला रहता है। जो जब जाना चाहता है वो मिल सकता है। उनका एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उनसे भी बात कर सकते थे। तो सबको एक तरीके से फ्री, मैं समझता हूँ, फ्री महसूस करना चाहिए स्वयं को बात करने के लिए। सरकार पूर्ण रूप से छात्रों के भी साथ है, किसान के भी साथ है। किसान गुट जो है, अगर किसानों की बात कर जाए, चाहे कोई भी गुट हो, किसानों का जो भी यूनियन है, सभी का स्वागत है। अलग अलग वो बात करना चाहते हैं, अलग अलग आए, उनका भी स्वागत है। जी ठीक है, चलिए। सवाल है मैडम मेरा? ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ, बीजेपी से सवाल है। ठीक है, आशु चौधरी जी आप बोल लीजिए जल्दी से, फिर और मेहमानों को हम जोड़ते चलेंगे। हाँ, अभी जो बीजेपी प्रवक्ता महोदय बात कर रहे थे कि छात्रों का भी स्वागत है, किसानों का भी स्वागत है, तो भैया लाठी लेके स्वागत करोगे हमारा दिल्ली में? मैं वही सोच रही हूँ पर 21 दिन से शांतिपूर्वक धरना चल रहा था। ये कौन सा स्वागत है भाई? आपने पुलिस को भेजकर जो लाठियां चलवाई छात्रों पर है, और आप कह रहे हैं कि सरकार तक बात नहीं पहुंच रही। अरे भाई साहब, सरकार कैसे सुनेगी? हम लोग मुंह से बोल रहे हैं, जंतर मंतर पर 21 दिन से आंदोलन शांतिपूर्वक चल रहा है। आमरण अनशन करने के बाद कोई अशांति नहीं करता है, शांतिपूर्वक बैठे थे और आप स्वागत कर रहे हैं। गजब का स्वागत किया लाठी लेकर आपने। भाई साहब, आपके सांसद और विधायक गांव से वोट लेकर चुने जाते हैं, हम लोग भी स्वागत करेंगे आपका गांव में ऐसे, जब वोट मांगने आप जाएंगे तो। सुन रहे हैं आप जो संसद में बैठ के अमेरिका से नहीं आए। ठीक है सर, आशु चौधरी जी मैं लौटती हूँ आपके पास। ठीक है, आपकी बात आ गई। आपका स्वागत किया है, ठीक है। आपने आतंकवादियों की तरह मारा है हमारे बच्चों को। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही तस्वीरें लगातार देख रही हूँ, और क्योंकि स्वागत शब्द का इस्तेमाल किया। ठीक है आशु चौधरी जी, ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास। आपकी बात आ चुकी है और मेहमान हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, उनका भी हम रुख करते चलते हैं। संजीव नायक जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। बहुत स्वागत संजीव जी आपका। आशु जी प्लीज शांत हो जाइए। संजीव नायक जी क्या कहना चाहेंगे? सर, तस्वीरें देख रहे हैं तो बड़ा दुख हो रहा है, लेकिन अविरल मलिक जी के स्वागत शब्द को सुनकर मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ कि ये कौन सा स्वागत होता है। सर, आप युवाओं को, अन्नदाताओं को ये वेलकम करेंगे और स्वागत कह रहे हैं आप? ये स्वागत शब्द भी मजाक है। जो तस्वीरें कल देश ने देखी, सोशल मीडिया पर तैर रही हैं, ये स्थिति है देश में युवाओं की और अन्नदाता की।
सस्ता नशा करके बैठ गए, पता नहीं कैसे। संजीव नायक जी, संजीव नायक जी, आप सुन पा रहे हैं? ठीक है, मुझे लग रहा है संजीव जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, अन्य मेहमानों का हम रुख कर लेंगे। जुगल किशोर जी, आप सुन पा रहे हैं क्या? जुगल किशोर जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ, आवाज आ गई आपकी। बोलिए सर, बोलिए सर, क्या कहना चाहेंगे? क्या स्थिति है ये मंगल मिलन और विपक्ष परिवार? जी जी जी। अच्छा, ये तानाशाही सरकार है, तानाशाही अपनी चलाना चाहती है। आपने देखा होगा किसी टाइम 1944 से और 1945 के दौर में हिटलर का दौर हुआ करता था कभी। आज वही सरकार अपना रवैया अपना रही है। उनको युवा नहीं दिख रहे, किसान नहीं दिख रहे, जवान नहीं दिख रहे। जो भी इनके प्रति अगर आंदोलन करता है उसको शांतिपूर्वक आंदोलन को भी उग्र कराने की बात करते हैं। आपने देखा होगा बिल्कुल 20 दिन से पिछली वांगचुंग जो थे वो बिल्कुल शांतिपूर्वक अपना अनशन करे बैठे थे, लेकिन एक दिन पहले प्रशासन आता और सफेद चद्दर डालता और उनको उठा के ले जाता है। ये उग्रता किसने शुरुआत कराई? आपको अगर इलाज कराना था अपने किसी मंत्री को, अपने किसी नेता को भेज सकते थे उनका अनशन तोड़वाने के लिए। अगर शांतिपूर्वक सत्ता के इस घमंड में ये चूर चूर हुए पड़े, इस टाइम इनकी सत्ता का जो घमंड है वो ज्यादा हो चुका है और लोगों की ये समझ में धीरे धीरे आ रहा है। अब युवाओं का जो पेपर लीक का मामला था 2019 से और 2027 चल रही है, लगभग 8 साल हो चुके हैं और 8 साल के अंदर जितने लोगों ने पेपर लीक की आवाज उठाई उसको दबा दिया गया। लेकिन इस बार युवाओं ने जैसे ही उनकी उम्र निकलती गई अपनी नौकरियों को छोड़ा, अपनी चीजों को छोड़ा, जैसे जैसे उनकी उम्र निकलती जा रही है वो दोबारा से कहां से उस नौकरी को प्राप्त करेंगे? आप बताइए, जितनी 8 साल उम्र निकल चुकी है वो कहां से नौकरी प्राप्त करेगा? तो आज ये दौर है, युवाओं ने, जैन जी ने जो अपने आप को बचाने के लिए, अपनी शिक्षा को बचाने के लिए अपनी आवाज यहाँ पे शांतिपूर्वक संसद मार्ग पे बैठे वो, और जाके उनको आज जो उनके साथ कल किया है बहुत ही घृणा और वित्त के काम किया है उन्होंने। मैं सरकार से ये कहना चाहूंगा कि आप इनकी आवाज को सुने, और नहीं तो ये जो संस्कार के जो हमारे परिवार के बच्चे हैं जो आज ये आंदोलन में कर रहे हैं, कल को इन्हीं के वोट लेने के लिए आप इनके घर पे जाएंगे। ठीक है, चलिए संजीव जी, अब सुन पा रहे हैं आप? संजीव नायक जी, आपको आवाज मिल रही है सर? जनता जवाब मांग रही है एनडीए से और जवाब के बदले ये स्वागत मिल रहा है, लाठी डंडे मिल रहे हैं, आंसू गैस के गोले मिल रहे हैं। संजीव नायक जी। जी जी, ठीक है, बोलिए। सुनाई दे रही है? जी बोलिए। नहीं, मैं ये जो मंजर देख रहा हूँ इस वक्त, मुझे जो पहले बुद्धिजीवियों में बात हो रही थी वो धीरे धीरे सच निकल के आ रहा है। कि मैंने देखा था एक क्लिप में, एक कॉकरोच जनता पार्टी के एक लीडर, नाम नहीं लेना चाहूंगा, बड़ा लीडर है, वो बार बार कैमरे की तरफ देख के कह रहे थे कि हम अब नेपाल बनाएंगे। अच्छा। तो मुझे लग रहा है कि ये जो किसान आंदोलन वाले जो है वापस आ गए हैं और अचानक इनको यूएस ट्रेड डील जो है वो याद आ गया है। इतने दिन कहाँ थे पता नहीं। तो मुझे लग रहा है कि अब ये शायद मिलकर कुछ करना चाहते हैं, ऐसे नेपाल जैसे कोई या बांग्लादेश जैसे कोई स्थिति बनाना चाहते हैं। जो हम लोगों को लग रहा था कि ये ऐसे ही कोई प्रोपेगेंडा है, अब वो मुझे सच लगने लगा है धीरे धीरे। अब ये इनके पास जितने भी ताकतें हैं, जितने भी आंदोलन जीवियां हैं, वो इकट्ठे हो रहे हैं और सरकार पे एक साथ धावा बोलने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे मुझे ऐसे लगने लगा है। ये सही बात है कि सरकार अब धीरे धीरे झुकने लगा है। मोदी सरकार को मैंने इतना कभी झुकते हुए नहीं देखा। मोदी सरकार धीरे धीरे झुक रहा है। शायद इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स होंगे उनके पास जो कह रहे होंगे कि भाई ये लोग इसको बांग्लादेश या नेपाल के स्तर पर ले जाना चाहते हैं, तो इसलिए शायद एहतियात बरत रहा है ये सरकार और थोड़ा सा अपना रुख जो है नरम किया है। ये लाठीचार्ज वगैरह नहीं करना चाहिए था, ये मैं मानता हूँ, लेकिन लाठीचार्ज होने के बाद भी जो छात्रों ने भी जो किया, छात्र तो मैं नहीं कहूंगा, ये सारे उन्हीं के लोग हैं। इसमें छात्र बहुत कम दिख रहे हैं। जैसे किसान आंदोलन में कोई किसान नहीं दिख रहा था, मैं उसको किसान आंदोलन मानता भी नहीं हूँ क्योंकि वो आड़तियों का आंदोलन था। वैसे ही इसमें ज्यादातर जो जमाई गई भीड़ है, इसमें छात्रों का संख्या बहुत कम दिख रहा है। जो
पढ़ाई कर रहे हैं, जो नीट के पेपर में भाग लिए हो, ऐसे मुझे कम दिख रहे हैं। और ज्यादातर जो है वो आंदोलन जीवियों का जो समर्थक है, और जो भी इनके पूरे इकोसिस्टम में जितने लोग भरे पड़े हैं, वो सब धीरे धीरे इकट्ठे हो रहे हैं। वो होने के बावजूद भी 5-7 हजार से ज्यादा नहीं है ये लोग। तो सरकार को इतना जल्दी घबराना नहीं चाहिए था। शायद शंभू बॉर्डर की जो खबर आने के बाद सरकार थोड़ा घबराई हुई नजर आ रही है, और मुझे लग रहा है इसके कारण वो बहुत नरम रुख अपना रहा है। ये इसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये जो आंदोलन है, मुद्दे सही है, लेकिन जो बाकी लोग इसमें आ गए हैं, तो इस आंदोलन की क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है। जब तक नहीं आए थे तो क्या तब तक संजीव जी नहीं लग रहा है। हाँ संजीव जी, ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है और मुझे नहीं पता इसकी सच्चाई कितनी है कि इसमें अन्य दलों के लोग कूद गए। जो कल मार्च हो रहा था उसमें बहुत सारे अलग अलग दिल्ली जेएनयू के छात्र पहुंच गए, राजनीतिक दलों के लोग पहुंच गए, पैसे लेकर लोग पहुंच गए, बहुत कुछ कहा जा रहा है। लेकिन इस सब के पहले, ये सब तो कल हुआ ना, इसके पहले क्या सोनम वांगचुक धरने पर नहीं बैठे थे, उनका अनशन नहीं जारी था? किसको फर्क पड़ रहा था? क्यों नहीं पड़ रहा था? समझ में नहीं आ रहा है। जो लद्दाख की स्टेटहुड को लेकर आंदोलन कर रहा था, वो अचानक नीट के दिल्ली के आंदोलन में कहां पहुंच गया? नहीं, लेकिन क्या एफसीआर के कारण उनका कमाई कम हो गई या बंद हो गई कमाई का रास्ता, इसलिए वो ये अपना रहे हैं? सर, ये आरोप सीधे सीधे लगा देना कितना ठीक है? हम ये पता लगा पा रहे हैं कि सोनम वांगचुक को चीन से चंदा आ रहा है, लेकिन हमारे देश में चंदा चोरी होकर कहां जा रहा है ये हम पता नहीं लगा पा रहे। तो ये शर्म की बात नहीं है? ये हमें पता है, तानाशाही हमको पता है कि हम सोनम वांगचुक को उठाकर, हम सोनम वांगचुक को संसद मार्च बहुत अच्छा ना होने पाए, युवाओं के साथ ना बात बढ़ने ना पाए, हमने सोनम वांगचुक को धरने से ठीक एक दिन पहले हमने ठीक मार्च से एक दिन पहले उठाकर सफदरजंग अस्पताल में डाल दिया। मेदांता भेजने में हमको आपत्ति, तानाशाही नहीं तो ये क्या है? तो सही है, वो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा। संजीव नायक जी, नहीं, ये तानाशाही नहीं तो क्या है? मतलब सब कुछ अपने हिसाब से होगा। हम सोनम वांगचुक पर इतनी सीधे तरीके से आरोप लगा देंगे? नहीं तो सरकार का काम क्या है फिर? अगर किसी की तबीयत खराब हो रही है तो सरकार का काम गुंडागर्दी नहीं है सर। सरकार तबीयत, सर लगातार सोनम वांगचुक की सेहत की मॉनिटरिंग संजीव जी होता हाँ। तो इतनी छात्रों ने या जो भी आंदोलनकारी हैं उन्होंने इतना हिंसा क्यों किया? किसने हिंसा किया? अभी तो आप कह रहे हैं कि भाई कहां से ये लोग आ गए, कितने लोग अन्य जगहों से आ गए। हम भी स्वीकार करते हैं वो बात। मतलब हम, क्योंकि हंगामा उसको इसीलिए हंगामा किया गया है, ये नैरेटिव इसीलिए सेट किया गया। सोशल मीडिया पर जो रीलें कट कर आ रही है ना सर, आप उसमें एक एक रील देखिए कैसे सरकार ने नेताओं ने, मैं कह रही हूँ, मैं जवाब देता हूँ मैडम इनको। आती हूँ आशु चौधरी जी, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ। हाँ। मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, मैं पत्रकार हूँ। सेम यार, मैं भी एंकर हूँ, लेकिन इस देश के युवाओं के साथ हम खड़े हैं। हम अहिंसा, अच्छा हुआ कल युवाओं ने अहिंसा का रास्ता ही अपनाया। उन्होंने हिंसा अगर अपनाई होती तो ये स्थिति नहीं होती। और उन युवाओं के बीच घुसकर किन लोगों ने, संजीव जी, अरे संजीव जी सुनिए तो, उन युवाओं के बीच घुसकर किन लोगों ने ये बयान दिए कि हिंसा हो या कौन से लोग हिंसा कर रहे थे, वो भले ही आप तक ना पहुंचे, लेकिन आप अगर अपना मोबाइल उठाकर सोशल मीडिया पर रील्स देखेंगे, साफ तौर पर सब कुछ वहां पर नजर आ रहा है। लोगों ने कितनी बारीकी से उस सच को दिखाने की कोशिश की है, लेकिन उस सच को सामने नहीं आने दिया जा रहा है। एक नया नैरेटिव बनाया जा रहा है कि ये अहिंसक जो है लोग वो हिंसा पर उतर आए थे। ये कहना पूरी तरीके से गलत है। पत्रकार आप भी हैं, पत्रकार मैं भी हूं, और किसी पर यह आरोप लगाना कि चंदा कहां से आ रहा, उनका चंदा, उनकी फंडिंग खत्म हो गई तो सोनम वांगचुक दिल्ली पहुंच गए। इनको छात्र किसान नहीं दिख रहे हैं। प्रवक्ता के चक्कर में मत पड़िए, सच्चाई देखिए। सच्चाई क्या है सर? हम सच्चाई देख रहे हैं। हम ये सच्चाई कैसे भूल जाएं कि 20-25 बच्चे देश के खत्म हो गए? हम ये सच्चाई कैसे भूल जाएं कि उन माता पिताओं पर क्या गुजर रही होगी? मैं ये सच्चाई नहीं भूल सकती। नहीं, मैं कतई नहीं भूल सकती। अगर देश में कोई युवाओं के साथ खड़ा है तो आप कह रहे हैं कि मैं सब कुछ भूल जाऊं, देश भूल जाए? नहीं भूलेगा सर, सॉरी। चलिए मैं लौटूंगी आपके पास, चर्चा को हम अपनी आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। वापस से अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं खास मेहमानों के साथ में। हमारे साथ में सुरेंद्र भारद्वाज जी हैं, सीजेपीआई के समर्थक है। बहुत स्वागत आपका। सुरेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे? सर, अभी सीजेपीआई को लेकर भी बड़े आरोप लगाए गए। उनका कहना है कि भाई कुछ लोग साफ तौर पर कह रहे थे देश को नेपाल बनाएंगे। नेपाल कोई नहीं बना पाएगा, ये हिंदुस्तान है। चलिए आशु जी, आशु जी, आशु कोई आप ही के पार्टी का कोई आदमी जाके वहाँ गलत सलत बयान दे दे, उन बयान को लेकर आप बैठे हो। मुद्दे की बात करो कि वो लोग मांग क्या रख रहे हैं। मांग रख रहे हैं कि नीट परीक्षाओं में। अरे आशु जी, आशु जी, आशु जी, अरे आशु जी, आपसे सवाल नहीं था सर। जब बोलना शुरू करूंगा तो आपका मुंह बंद हो जाएगा। नहीं, लेकिन आशु जी, आशु जी शांत प्लीज। आप सभी सम्मानित व्यक्ति हैं, आप लोग यूं बीच में मत बोलिए। मैं संवैधानिक भाषा में बात कर रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि छात्र नहीं दिख रहे, किसान नहीं दिख रहे। आशु जी, तो मैं इनको दिखा रहा हूं। ठीक है, हो गया। अभी आप दोनों आपस में इंडिविजुअल पर्सनल चर्चा कीजिएगा टीवी पर। किसानों का है, अरे सर, बाकी के लोग भी तो आए हैं ना सर। आप लोग शांत होंगे तो मैं बाकी के मेहमानों को जोड़ूंगी, या वो सिर्फ आपको सुनने आए हैं? प्लीज सर, आप जोड़िए मैडम, जोड़िए प्लीज। आशु जी, विनती है आपसे, थोड़ी देर के लिए रुक जाइए। लोकेंद्र यादव जी हमारे साथ में है, सीजेपी के समर्थक है। बहुत स्वागत लोकेंद्र जी आपका। लोकेंद्र जी, क्या कहेंगे आप? सर, ये जो चल रहा है ठीक चल रहा है? लोकेंद्र यादव, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए पहले, अनम्यूट कीजिए पहले। अरे लोकेंद्र यादव जी, आप अनम्यूट करेंगे तो हम आपको सुन पाएंगे। आ रही आवाज मैडम? जी बोलिए, बोलिए। शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा था जिस तरह युवाओं का, वो आराम से प्रदर्शन कर रहे थे। तो ये एकदम हिंसा पे कैसे उतारू हो गए ये लोग? आराम से प्रदर्शन हो रहा था ना, ठीक ठाक। ये युवा देश का भविष्य है। रोज पेपर लीक हो रहे थे, तो इस पे धर्मेंद्र प्रधान जी चुने हुए सांसद हैं, तो उनको थोड़ा सोचना चाहिए था ना इनके बारे में। शिक्षा मंत्री है देश के, थोड़ी इनको सोचना चाहिए था देश के युवाओं के बारे में। देश का भविष्य है ये। तो ये प्रदर्शन कर रहे थे आराम से, तो फिर ये एकदम लाठीचार्ज हिंसा ये कहां से आ गई? ना ठीक है, चलिए, बड़े कम शब्दों में आपने अपनी बात को पूरा कर दिया। उमेश जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से। उमेश जी, आवाज मिल रही है आपको? क्या कहना चाहेंगे सर? कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, सभी सबको लेकर बहुत कुछ कह रहे हैं और सरकार के सामने खड़े हैं, लेकिन युवाओं और किसानों के साथ ये बर्ताव आपको लग रहा है कि पूरी तरीके से गलत है? क्या आपका क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए, क्या बोल रहे हैं आप? सर, युवाओं और अन्नदाता के साथ ये जो व्यवहार किया जा रहा है, इसको किस कदर आप देख रहे हैं? नहीं, ये तो सरासर तानाशाही है। अब मोदी जी का अंत आ गया है। भगवान राम के यहाँ जब चंदा चोरी किए थे, तो भगवान जो है स्वयं अवतार लेके इनका सर्वनाश कर देंगे अब। क्योंकि देखिए, इन्होंने सोचा था, बगला भगत थे ये लोग, बहुरूपियों के रूप में भगवान राम के साथ चोरी किए। 15 लाख हर के खाते में आ जाएगा। जनता के साथ चोरी किए, फिर 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, उसके साथ चोरी किए। ये तो मतलब सिर से लेकर पैर तक जो फ्रॉड और झूठ बोलने का चैंपियन है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस। जब गणेश जी को दूध पिलाया था आरएसएस ने, तो उनका एक्सपेरिमेंट सफल हो गया था कि देश को हम अफवाहों से और भ्रम से चला लेंगे। ये सोचे देश भ्रम से चलेगा। ये भूल गए कि ये वही देश है जहाँ के युवाओं ने एक से बढ़कर एक अंग्रेजों को अपने छाती पे गोली खाई, लेकिन पीठ नहीं दिखाया। अब इनका समय आ चुका है। जल्दी अपना थैला, भाषण देते थे, मैं तो फकीर हूं, थैला लेकर निकल जाऊंगा। मेरा विनम्र अनुरोध है कि अब देश का युवा सड़क पर है कि अपना थैला जल्दी से बटोर लें और निकल लें। अन्यथा जो है देश में और दिल्ली में बहुत ज्यादा जो है युवाओं में आक्रोश है, और आक्रोश कंट्रोल नहीं हो रहा युवाओं का। जी, उनके लिए मेरी ये एक सलाह है कि थैला ले लें और निकल जाए। ठीक है, चलिए, अविरल मलिक जी कुछ बोलेंगे सर? आप, शिकायतें बहुत हैं, मंगल मिलन आप कुछ भी कर लीजिए, विपक्ष पर वार के कितने भी प्रयास कर लीजिए, लेकिन ये तो कहीं और ही हो रहा है। और विपक्ष को ही सारा फोकस क्यों? हम तो ये चाहते हैं लड़ाई विपक्ष से नहीं, आम जनता की है, युवाओं की है, लोगों की है, जो सड़कों पर जाकर मार खा रहे हैं ना सर, ये विपक्ष नहीं है। जो आपकी पुलिस के डंडे खा रहा है, ये युवा है, ये किसान है, और ये जवाब देना जानता है।
बिल्कुल पूर्ण रूप से देखिए, अगर सरकार की बात कर ली जाए तो हमारी सरकार तो किसानों के साथ है, जवानों के साथ है, युवाओं के साथ है, छात्रों के साथ है, विद्यार्थियों के साथ है। और जब पेपर लीक की अगर मुख्य रूप से बात कर ली जाए, बिल्कुल स्पष्ट है, जब पेपर लीक होता है तो एक विद्यार्थी, एक छात्र, एक अभ्यर्थी पूर्ण रूप से मानसिक ट्रॉमा से गुजरता है, ये स्पष्ट है। और जहां तक विषय सरकार का, तो सरकार ने स्पष्ट रूप से हमारी सरकार ने जांच, अगर सीबीआई जांच की बात हो तो जांच की बात की, और उसके साथ साथ छात्रों के साथ, अभ्यर्थियों के साथ पूर्ण रूप से है, ये भी स्पष्ट है। और उसके साथ साथ अगर बात कर जाए आज के समय की और प्रोटेस्ट की, बिल्कुल स्पष्ट है, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करना, प्रोटेस्ट करना सबका पूर्ण रूप से अधिकार है, इसमें किसी रूप में समस्या नहीं है। लेकिन अगर प्रोटेस्ट की बात करी जाए तो किसी प्रकार से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में, संसद के इतने पास और ऐसे क्षेत्र में जो मैं समझता हूँ सिक्योरिटी के लिहाज से पूर्ण रूप से संवेदनशील है, उस स्थान पे बिना परमिशन के प्रोटेस्ट करना, उसमें कौन लोग आ सकते हैं, एक तरीके से कुछ दूसरे भी लोग जुड़ सकते हैं, उनकी भी एक तरीके से मैं समझता हूँ चिंता की जानी चाहिए। जो आंदोलन कर रहे हैं उन लोगों को समझना चाहिए इस चीज को कि दूसरे ऐसे लोग उस आंदोलन में ना जुड़ जाएं जो किसी प्रकार से अराजकता कर दे या किसी प्रकार से उनका आंदोलन खराब हो, तो उस चीज पे उन्हें भी मंथन करना बेहद जरूरी है। और रही बात सरकार की, तो सरकार पूर्ण रूप से किसानों की है, जवानों की है और इनके साथ है। जब जिससे चाहे चर्चा कर ले, जिस मंत्री चाहे मिल ले, जिस चीफ मिनिस्टर से चाहे उसके साथ ये ऑन टेबल बैठ ले, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से चाहते हैं जिस मुद्दे पर चाहते हैं चर्चा करें। और लोकसभा राज्यसभा की बात कर ली जाए तो जो विपक्ष के नेता है, सांसद गण है, वो जिस मुद्दे पे चर्चा चाहते हैं वो कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है, जिस मुद्दे पे चाहे सवाल पूछे। जी ठीक है, चलिए लौटते हैं हम आपके पास में। सवाल तो पूछे जा रहे हैं लेकिन उनका जवाब सही तरीके से नहीं मिल रहा है। आशु चौधरी जी का एक बार फिर से रुक करेंगे। आशु चौधरी जी, हाँ आपके पास ही आ रही थी सर मैं। एक बार मुझे भी बोले दीजिए। हाँ बस इसके बाद आती हूँ संजीव जी, इसके ठीक बाद मैं आपके पास आती हूँ। हाँ आशु चौधरी जी बोलिए। भैया, बीजेपी के जो हमारे प्रवक्ता भाई अभी जो इतनी बढ़िया बढ़िया बातें कर रहे हैं, किसानों के साथ हैं, जवानों के साथ हैं, छात्रों के साथ हैं, भैया अब ना कहिएगा नहीं, रोना आ जाएगा, रो देंगे भाई मेरे हम। ठीक है, इतना साथ दिया आपने, इतना साथ दिया। हाँ। और कि जो है दिल बिल्कुल गदगद हो गया हमारा, गजब का साथ दिया। लाठी लेके जो तुड़ैया की है तुमने किसानों की, 750 किसानों ने शहादत दी थी किसान आंदोलन में। जिस तरह छात्रों को कल मारा गया है, आपने शायद टीवी नहीं देखी होगी, वरना ये ना कहते कि हमारी सरकार छात्रों और किसानों के साथ है। और तिबारा ना कह देना भाई मैं रो दूंगा, ऑन कैमरा रो दूंगा मैं। इतनी आपकी जो है वो देख के भाई, इस देश में मैं दो बात कहूंगा, अपनी बात खत्म करूंगा। आप शिक्षा व्यवस्था को देख लीजिए, टोटल प्राइवेट आज व्यवसायीकरण है प्रदेश में, देश में आप चले जाइए, निजी विद्यालय क्या कर रहे हैं, पूरे देश का सिलेबस एक। और एक बात बता दें, अलग अलग सिलेबस चल रहा है, मनमानी फीस ले जा रही है, यूनिफॉर्म अलग अलग, सबकी फीस कौन निर्धारित कर रहा है, निजी स्कूल वाला। एक बात बताएं, दिल्ली में बैठे उसी संसद भवन में एक बिल पास हुआ था 2009 में, जिसको आरटीई कहते हैं, पूरे देश में लागू करके दिखा दो आप, जमीन पर है नहीं, सिर्फ हवा में बिल है। तो इस तरह की व्यवस्था है शिक्षा विभाग में। हम ये कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कुछ भी कहे कि कोई नेपाल बना देगा, ये हिंदुस्तान है, हम इसको भारत माता कहते हैं। एक वर्ल्ड में एक देश ऐसा है जिसको भारत माता कहते हैं, वो हमारा देश है। और इसको कोई पाकिस्तान, खालिस्तान और नेपाल, बांग्लादेश नहीं बना सकता है, ये हिंदुस्तान है। और एक बात बता दें, बीजेपी के प्रवक्ता महोदय कह रहे थे, अभी आप जब इससे पहले विपक्ष में थे, आप रोडों पर आप सिलेंडर लेकर प्याज की माला पहन के न जाने कितने प्रोटेस्ट किए। तो विपक्ष का काम होता है हमेशा गलत नीतियों का विरोध करना। हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो शिक्षा हमारे लिए नहीं है, पूरे ऑल ओवर देश के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके भाई के लिए भी है। एक बात हमको बता दीजिए, अगर इस देश की शिक्षा नीति इतनी अच्छी है तो देश के मंत्रियों के बच्चे विदेश में क्यों पढ़ते? एक आखिरी सवाल है, बीजेपी प्रवक्ता महोदय जवाब दे दीजिए, हम हट जाएंगे। ठीक, आखिरी सवाल है, अगर शिक्षा नीति इतनी बढ़िया है तो नेताओं के, मंत्रियों के, सांसदों के बेटे विदेश में क्यों पढ़ते हैं? इस बात का जवाब दे दीजिए बस। ठीक है, चलिए लौटते हैं हम आपके पास में। संजीव जी कुछ कह रहे थे। संजीव जी, हाँ आखिर में जवाब लेंगे अवरज से। संजीव जी, हाँ। ये जो भाषणबाजी है विपक्ष की, ये इनको सीरियसली मत लीजिए। मेरा भाजपा के जो प्रवक्ता हैं उनको एक प्रश्न है, आज इतना बढ़िया बढ़िया बात कर रहे हैं इतने, हाँ, ये अभी तक थे कहाँ? पहले से क्यों नहीं बोला? ये जब आंदोलन शुरू हुई पहले हफ्ते में ही ये बात बोल देना चाहिए था। आज तक क्यों रुके हुए थे? क्यों देर हुआ इनको इतना?
आरक्षण वाले मुद्दा ठीक है, प्लीज बाकी के लोग म्यूट रखें खुद को, ताकि उनकी आवाज सही तरीके से सबकी बाकी मेहमानों की आ सके। चलिए संजीव जी, आप कंप्लीट कर चुके हैं? ठीक है, कांग्रेस के प्रवक्ता कुछ कह रहे हैं जी, बताइए सर। उमेश त्रिपाठी जी। छात्र अपनी मांग के चक्कर में ना। उमेश जी बोलिए, आपकी आवाज नहीं मिल रही है उमेश जी, अनम्यूट करिए पहले फिर बोलिए। जब जनतंत्र में, जन आंदोलन में जनता सड़क पर आती है तो देखिए जनता में जनार्दन होता है। और जब 21 दिन से देश के नौजवान वहां जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे थे, बरसात में, धूप में, प्यास में, और वहां डटे हुए थे, तब इस निरीह भारतीय जनता पार्टी मोदी की सरकार को कभी नौजवानों की ओर देखने के 1 मिनट की फुर्सत नहीं मिली। उस बेशरम शिक्षा मंत्री को नौजवानों की ओर किसी एक अपने अधिकारी को भेजने तक की फुर्सत नहीं मिली। और जब आज जनता सड़कों पर है, जनता सड़कों पर ही इनका हिसाब करेगी। देखिए देश जागता है, देर आए दुरुस्त आए। इनका पाप का घड़ा जब पूरी तरह भर गया है और इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा, भगवान राम तक को नहीं छोड़ा है, जब इनने किसी को छोड़ा नहीं है, तो आज जनता भी इनको किसी को नहीं छोड़ेगी। अब आर पार की लड़ाई जनता लड़ने के लिए सड़क पर है, और देश का नौजवान ये चाहता है कि पढ़े लिखे लोगों के हाथ में देश की राजनीति हो, और जो जनता से जुड़े हुए हों। वो 2 करोड़ रोजगार का हिसाब मांग रहा है। 2 करोड़ लोग दिल्ली में आके जवाब मांगेंगे कि कहां गए, रोजगार का आश्वासन दिया था। देश की जनता के करोड़ों लोग दिल्ली में आएंगे, पूछेंगे आपने झूठ बोला था कि 15 लाख रुपए आपको देंगे, इसलिए लोगों ने इनको वोट किया था। इन्होंने झूठ बोला था कि मेरी माँ लोगों के घर में बर्तन मांजती थी और बर्तन घर झाड़ू साफ करती थी। इनके आंसू देखकर, इनकी गरीबी देखकर लोगों ने वोट किया था। लेकिन जब लोगों ने देखा कि 10 लाख 15 लाख का सूट पहनता है, ये तो बहुरूपिया है, ये CIA का एजेंट है, तब लोगों को समझ में आया कि ये आदमी तो देश के लिए लायक नहीं है, और जनता अब इसका सड़क पर इलाज करेगी। मधु किशोर जी ने कहा है CIA का एजेंट, यदि इनके पास सरकार है, CBI, ED सब है, NIA है, तो उसके या तो खंडन करें ऑफिशियल PIB से, या उसके खिलाफ कार्रवाई करें। देश के प्रधानमंत्री को CIA एजेंट कोई कहे, हमें अच्छा नहीं लगता। भारत के नागरिक हैं, हम राष्ट्रभक्त हैं, हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों से लोहा लिया था, लेकिन हम इन काले अंग्रेजों को भगाकर ही मांगेंगे। ठीक है, चलिए लौटते हैं हम आपके पास में और मेहमानों का रुख कर लेंगे। राजनीतिक विशेषज्ञ रजनीकांत जी लगातार बने हुए। रजनीकांत जी क्या कहना चाहेंगे? सर, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप खूब है, लेकिन इस सब के बीच राजनीति शुरू हो गई है, भुगत रहा है युवा और किसान। आरोप लोग बस जो है वो लगाने का काम कर रहे हैं, इसका कुछ निष्कर्ष निकलेगा क्या? इनको कोई राहत मिलती आपको नजर आ रही है? देखिए, यहाँ जो शुरुआत हुई वो नीट के पेपर लीक को लेकर हुई। अगर शुरुआत से 20 दिन पहले से देखें या उससे भी पहले से, राहुल गांधी जी ने जिस तरह से राजस्थान में अपना कोटा में प्रदर्शन किया, फिर अभी देहरादून में किया, तो बेसिक बात तो ये थी कि नीट पेपर लीक जो है लगातार हो रहा है। फिर उसको एक अचानक से एक कॉकरोच जनता पार्टी होती है, उसका मेन मुद्दा यही होता है कि पेपर लीक होने से हमारे युवाओं का भविष्य खतरे में है। इसमें कोई शक नहीं गरिमा जी कि अगर पेपर लीक होते हैं तो जिन्हें ये सुविधा पेपर लीक मिलने की नहीं हो पाती, वो उनका बहुत दिल टूटता होगा, उनके माता पिता को बड़ा कष्ट होता होगा। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, ये एक एक बड़ा सेंसिटिव सवाल था। इस सेंसिटिव सवाल को उठाया गया, तब तक ठीक था। सेंसिटिव सवाल को उठा रहे हैं, धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, सब कुछ है। जब ये स्थिति ये आई कि हम, जैसे पार्लियामेंट सेशन शुरू होता है मानसून, जब ये स्थिति आई कि हम संसद पे मार्च करेंगे, संसद की ओर मार्च करेंगे। बहुत पहले की बात है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जब प्राइम मिनिस्टर थे, तब भी इसी तरह से गौ रक्षा को लेकर के प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी के नेतृत्व में संसद की ओर मार्च हुआ था। और उसमें पुराने लोग जानते होंगे, मुझसे सीनियर लोग भी जानते होंगे, जो यहाँ भी बैठे हैं वो भी जानते होंगे, गोली चली थी, काफी लोग मारे गए थे। तो संसद की ओर जो मार्च करने का अचानक जो फैसला हुआ, और नंबर 2 पॉइंट ऑफ नो रिटर्न ये कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, ये प्रपोजल भी इन सारे विद्वान लोग हैं। सोनम वांगचुक जी बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन है और वो उन्होंने काफी कुछ किया। सोनम वांगचुक जी ये भी रख सकते थे प्रस्ताव में शुरुआत पे कि जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें जो कमियां हैं, उनको जो लीक्स हैं, उनको कैसे भरा जाए, ये प्रपोजल भी सामने रख सकते थे।
लेकिन अगर मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए अपने मित्रों से कि क्या एक प्रधानमंत्री ये मैंने सॉरी इसके शिक्षा मंत्री जी के इस्तीफे से क्या शिक्षा की जो खामियां हैं जो अभी हमारे आशीष चौधरी जी ने बात बताई कि शिक्षा का व्यवसायीकरण हो रहा है, सरकार जो है वो अपने हाथ एक तरह से सरकारी स्कूलों से खींच रही है, तो ये जो दिक्कतें हैं ये शिक्षा मंत्री के केवल इस्तीफा दे देने भर से दूर हो जाती थी क्या? क्या विपक्ष की जिम्मेदारी है विरोध करना, जो विपक्ष आज कर रहा है? ठीक है, लेकिन जो आपने सवाल उठाया रजनीकांत जी, ये सेम सवाल मीडिया द्वारा सोनम वांगचुक से पूछा गया था जब वो अनशन पर जंतर मंतर पर बैठे हुए थे। उनका जवाब था कि मुझे पता है कि एक इस्तीफे से सब कुछ एकदम ठीक नहीं हो जाएगा, लेकिन अकाउंटेबिलिटी सेट होगी, जवाबदेही सेट होगी, एक संदेश जाएगा। संदेश एक्शन से कहीं ज्यादा बड़ा होता है, आप इस बात को बहुत अच्छे से समझते होंगे। तो क्या ये संदेश देना जरूरी नहीं है वर्तमान हालातों को देखते हुए कि अकाउंटेबिलिटी है आपकी? नहीं, बिल्कुल सही आपने कहा कि अगर इस तरह से इस्तीफों का दौर शुरू होगा तो फिर और तमाम मांगों को लेकर के अब वो फलाना मंत्री इस्तीफा दे, अब वो फलाना मंत्री इस्तीफा दे, तो ये गलत तो नहीं है, ये गलत तो नहीं हो जाएगा? हाँ, नहीं, वो एस्केपिज्म हो जाएगा ना कि मतलब आप काम नहीं कर रहे, हमारे मन मुताबिक काम नहीं कर रहे, आप हट जाइए जी, बाकी हम देख लेंगे, जो कोई दूसरा आ जाएगा वो देख लेगा। तो कुल मिलाकर के ये मुझे लगता है कि फिर ये कुछ इसमें बाहरी तत्व भी जुड़ते गए, जो जिन्हें आप क्या कहते हैं प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले कह सकते हैं, वो लोग भी जुड़ गए इसमें, इस आंदोलन में। अब स्थिति ये है कि विपक्ष आंदोलन कर रहा है। अब आपने जैसे कहा कि क्या इसका कोई फायदा उठाना है, तो बहुत क्लियर है गरिमा जी, आप भी जान रही हैं कि 27 में कई राज्यों के चुनाव होने हैं, 27 में कई राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, तो इसमें युवाओं का एक बहुत बड़ा रोल है, युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। भारतीय जनता पार्टी का लगातार ये दावा रहा है कि युवाओं का या फर्स्ट टाइम वोटर्स का वोट हमको मिलता है, तो विपक्ष भी कोशिश तो करेगा ना। या किसानों के लिए, किसानों का आंदोलन भी देखिए शुरू हुआ, जैसे अभी मुझे कुछ खबर ऐसी मिल रही थी कि शंभू बॉर्डर पे किसानों ने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया और वापस जा रहे हैं, या और कुछ बॉर्डर्स पे आ रहे हैं, उनको कुछ आश्वासन मिले होंगे हरियाणा सरकार से, जो भी हो। लेकिन कुल मिलाकर के हाँ, ये विपक्ष अपने आप को एक तरह से इस पोजीशनिंग में लाने की कोशिश कर रहा है कि आने वाले चुनावों में हम भारतीय जनता पार्टी को अच्छे से टक्कर दे सके। ठीक है, चलिए, ठीक है। लोकेंद्र यादव जी, उमेश जी आएंगे आपके पास, पहले लोकेंद्र यादव जी का रुख करेंगे। सर, आगे का सीजेपी का क्या प्लान है? लोकेंद्र यादव जी, सीजेपी का आगे का क्या अभी फिलहाल क्या नजर आ रहा है? सोनम वांगचुक जी तो अस्पताल में है, अनम्यूट कीजिए सर। लोकेंद्र जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। लोकेंद्र जी बोलिए सर। मैं ये कह रहा था कि अब धीरे धीरे आंदोलन बड़ा हो जाएगा, सरकार को बातें सुननी चाहिए, बातें मान लेनी चाहिए। इस्तीफा देने से काम थोड़ी हो जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान जी इनकी बातें सुने, मीटिंग करे, बातें सुने, खत्म करे इसको। इससे सरकार को दिक्कत है ना, बिल्कुल इसको दिक्कत है। हाँ। सरकार को दिक्कत, तो इससे आराम से बातें सुनो, सबकी इनकी मांगे पूरी करो। जो पेपर लीक का मुद्दा है उस पर कार्रवाई की जाए और इसको आंदोलन को खत्म कराया जाए। ठीक है। कांग्रेस के प्रवक्ता उमेश जी कुछ कह रहे थे, उमेश जी बताइए। देखिए, आपके जो पैनलिस्ट थे अभी रजनीकांत वशिष्ठ जी, हाँ जी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का इतना ईमानदारी से बचाव किया कि बोले इसमें फ्रिंज एलिमेंट आ गए हैं आंदोलन में। हाँ। और फिर उन्होंने कहा भाई आंदोलन चुनाव के लिए होता है। अब देखिए जी, ये गलत है, ये पत्रकारों को दोष देना ठीक बात नहीं है। यू आर शूटिंग द मैसेंजर। आपने दूसरे जो डोंट स्पीक इन बिटवीन, आई हैव नॉट स्पोकन व्हेन यू प्लीज। हाँ, ठीक है। संजीव जी, अरे संजीव जी पहले तो वो आपको नहीं रजनीकांत जी को कोट कर रहे थे। और तो भी जब पत्रकार बैठते हैं या विश्लेषक बैठते हैं तो उनकी इंटीग्रिटी पे डाउट नहीं करना चाहिए। ठीक है बीजेपी का मतलब हम क्यों करें? बीजेपी को तो मैं खुद प्रश्न पूछ रहा हूं, जो इसका उत्तर है वो दे। ठीक है सर, चलिए अब उनको सुन लेते हैं। ठीक है, यदि आप पत्रकारों की बात करेंगे तो फिर मैं लंबी बात करूंगा। प्लीज, मैं उधर नहीं चाहती। अरे उमेश जी, अरे उमेश जी, मैं विनती करती हूँ प्लीज आप लोग टॉपिक से कहीं और ना जाएं, युवाओं का मुद्दा है। हाँ जी, बोलिए, आप बोलिए सर। देखिए, वशिष्ठ जी ने कहा कि
अकाउंटेबिलिटी। हाँ भाई यदि मंत्री की अकाउंटेबिलिटी नहीं है तो फिर अकाउंटेबिलिटी होगी किसकी? ही इज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। एग्जैक्टली। हाँ और देखिए जब रेल दुर्घटना हुई तो लाल बहादुर शास्त्री ने एग्जाम्पल दिया था, बच्चों को पढ़ाया जाता है कि अकाउंटेबिलिटी, उत्तरदायित्व क्या होता है। जब कजाकिस्तान का एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था दिल्ली के एयरपोर्ट पर, तो माधवराव सिंधिया ने इस्तीफा दिया था और ये कह रहे हैं भाई चुनाव के लिए कर रहे हैं। अरे भाई कांग्रेस पार्टी हो, भाजपा हो, राजनीतिक दल चुनाव के लिए नहीं करेंगे तो क्या राम भजन के लिए करेंगे क्या? जो जिनको भजन करना था तो चंदा चोरी चल के किनारे हो गए। जिनमें बहुरूपीय जो बाबा के बेस में आरएसएस के पट्टे और भारतीय जनता पार्टी के घूम रहे थे अयोध्या में, चंदा चोरी करके किनारे हो गए और राम राम करके पूरा माल खा गए। तो जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं उनका चेहरा पब्लिक के सामने साफ हो गया है। तो आज की तारीख में 7 बार पेपर लीक हुआ प्रधान के कार्यकाल में, तो इस्तीफा नहीं देंगे तो क्या करेंगे? सैकड़ों बच्चे ने खुदकशी कर ली। और देखिए श्री ओम बिरला, मैं तो बड़ा खुल के बोल रहा हूं, ओम बिरला कोटा से आते हैं और कोटा में देश भर के कोचिंग सेंटर हैं और इस प्रकार से एक कोचिंग सेंटर वाले को भारतीय जनता पार्टी कुछ लोगों ने डरा धमकाया कि हमें पार्टनरशिप दो, और ये जो पूरा खेल है ये कोचिंग और जो एनटीए है उनके बीच में मिलके हो रहा है और एडवांस पेपर दिए जाते हैं और 20-20 लाख 30-30 लाख रुपए लिए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो भी विकास हो रहा है वो दलाली और घूसखोरी के लिए है, इसके अलावा कोई विकास नहीं है। आप उठा लीजिए एक विषय, एक डेवलपमेंट परत बाय परत, उसका मैं आपको उदाहरण दे दूंगा भैया कि क्या हो रहा है इसमें। नाम विकास का है, विकास भारतीय जनता पार्टी का हो रहा है। कांग्रेस एक 30 साल ज्यादा पुरानी पार्टी थी, उनके जिलों में 2 कमरे के दफ्तर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 50 करोड़ से कम लागत के 7 स्टार होटलें बना दी है उन दफ्तरों की, और ये मंदिर का चंदा चोरी करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय खुला रहे हैं। नई बात आज की प्रदर्शन की, देश की जनता अब लामबद्ध हो गई है, देश की जनता अब आर पार की लड़ाई लड़ने के मन में है। इन झूठों से जिन्हें भगवान राम को धोखा दिया, इन झूठों से जिन्होंने जनता को धोखा दिया, इन झूठों से जिन्होंने युवकों को 2 करोड़ रोजगार नाम झूठा दिया, युवक अब सड़क पर इनसे आमने सामने लड़ाई लड़ने तैयार है। बिल्कुल, लेकिन युवक बिल्कुल लड़ने को तैयार है, किसान भी उसी राह पर चल रहे हैं। बड़ी बात ये ना कि आप देखिए कि उनके इस आंदोलन को, उनके इस मांग को किस तरीके से एक अलग नैरेटिव सेट कर या कुछ ऐसे घटनाक्रमों के माध्यम से अलग करने का कोशिश की जा रही है। इस आंदोलन में जिन लोगों ने एंट्री ले ली, ये कुछ और था, कुछ और बनाने का प्रयास किसने किया होगा, क्या लग रहा है? क्योंकि हम, संजीव जी मेरा सवाल आपसे है, आपने इस बात को स्वीकारा भी कि कुछ और कहीं और से शुरू हुआ, कहीं और पहुंच गया, क्या ये मंशा से, मैं मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए, आपको नहीं लगता कि देखिए ये मंशा से किया गया होगा कि भाई कुछ लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, आप उसमें उपद्रवियों को घुसेड़ दीजिए, फिर वो सब उपद्रवी हो गए? वही मेरा कहना है, ये खिचड़ी बन गया है। नीट तो रह गया बगल में, हाँ, धर्मेंद्र प्रधान रह गया बगल में, और वहां आ गए टफली वाले, पता नहीं लंदन से आ गई अरुंधति रॉय, पता नहीं मैंने कौन कौन नहीं आ गया, वहां पे एलजीबीटी वाले भी आ रहे हैं, नंगा नाच हो रहा है, ये सब क्या चल रहा है? अच्छा, आप थोड़ा सा अपने शुद्धता तो बनाए रखिए, क्रेडिबिलिटी बनाए रखिए, ये सब नहीं करना चाहिए था। अच्छा, ऐसा नहीं कि हमको चिंता नहीं है हमारे बच्चों का, ठीक है, सिर्फ आप लोगों को चिंता है, लेकिन आप इसका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश मत कीजिए, चलिए बच्चों का साथ दीजिए, ठीक है, सरकार प्रतिक्रिया देने। ठीक है सर, देखिए उम्मीद यही है कि सड़क पर जो संग्राम हो रहा है और संसद में जो मंगल मिलन हो रहा है ये सब शांत हो, असल में देश का, युवाओं का, किसानों का मंगल हो, उसके लिए बड़े कदम उठाए जाएं, क्योंकि ये देश के लोग हैं, हमारे लोग हैं, हम सब एक है। देश में दल अलग अलग हो सकते हैं लेकिन देश के लोगों का दिल तो एक ही है, और जब सभी देशवासी हैं तो उस लिहाज से काम होना चाहिए और बेहतर सबका मंगल होना चाहिए। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए और बातचीत के लिए। तो एनडीए मंगल मिलन, चुनौतियों का कैसे हो दमन, ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि देश में, दिल्ली में खास तौर पर जिस कदर युवा और अन्नदाता अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उस दौरान ही अन्य लोग उसमें समर्थन भी दे रहे हैं, कुछ उसके साथ उपद्रव भी कर रहे हैं, जिसके बाद कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। इस पूरे आंदोलन और इस पूरे मांग को लेकर भी बहुत सारे लोग अब सियासी सवाल खड़े कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।